आपका अपने YouTube चैनल फेयर स्टोरीज पे आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यूज़ को एनालाइज करेंगे एक और देखो 2016 में 2 जनवरी 2016 को हमारे देश में एक पुलवामा के नाम से पठानकोट पे एक आक्रमण हुआ था, मतलब जो पाकिस्तान के द्वारा जैश ए मोहम्मद के द्वारा। और उसका जो एक मान सकते हो एक राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी है वो आप वो मान सकते हो। और वो उसका एक आतंकी आज मारा गया। कहाँ पे मारा गया? पाकिस्तान में एक दरगाह पे नमाज पढ़ करके बाहर आया था और अनजान व्यक्तियों ने जो मोटरसाइकिल पे थे उन्होंने उनको शूट आउट कर दिया, जिससे एक जिससे हमारे पे क्या प्रभाव पड़ेगा हम इसके बारे में जानेंगे। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ या निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने दिमाग को खोल करके रखें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दायरे में, ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन में सोचने का प्रयास करें। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है उसको अगर सोच समझ करके लिखोगे वो अच्छा होगा आपके लिए। रटी रटाई किताबों से लिखते होगे तो एग्जाम वाला भी तो आपको पेपर में नंबर नहीं देता है। जब आपने देखा होगा, जब आप स्कूल के टाइम पे थे तो नकल करते थे, नकल के क्वेश्चन में आपको बहुत ही कम नंबर मिलते थे। तो आप अपने दिमाग का प्रयोग करें और रटने की प्रवृत्ति को छोड़ करके समझने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए। जैसे दैनिक जागरण एक अखबार है, नॉर्मली इसके बारे में क्या कहा जाता है कि यूपीएससी के लेवल के इसमें न्यूज नहीं आती, और मैं आपको हर रोज 2 न्यूज या 3 न्यूज तो मिनिमम मिल जाएंगे जो आपको यूपीएससी के लेवल तक भी काम आ जाएगी। और वो काम कहाँ आएगी, वो आप अपने दिमाग से अगर यूज करके कहीं भी लिख सकते हो। उसको आप ऐसे में लिख सकते हो या जीएस पेपर में भी लिख सकते हो, कहीं में भी। अभी पुलवामा का है, पठानकोट में जो ये कमांडर लतीफ भाई है वो, और शायद इसके पाक में ढेर हो गए, पाकिस्तान में हो गए। इसको आप कहाँ लिख सकते हो? इसको आप ऐसे में लिख सकते हो। अगर देश के बारे में कहीं आए तो आप यहाँ उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो इसको। और न्यूज जो होते हैं वो एक सिर्फ आप एग्जाम्पल के तौर पे ही यूज कर सकते हो, क्योंकि एक पूरा जो 1200 नंबर का ऐसे आएगा वो 1200 नंबर नहीं, 1200 वर्ड का जो ऐसे आएगा वो आप पूरा एक इस चीज में नहीं लिख सकते। तो उसको आतंकवाद पे आएगा तो आतंकवाद जब भी कुछ आएगा तो उसमें आप ये लिख सकते हो। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये लतीफ कौन था, इसने क्या क्या हमारे देश में किया है। तो इसके बारे में हम आपको ब्रीफली बताएंगे। सबसे पहले आप अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या सोचने की कर रहे हैं तो आप अपने एक A4 की साइज लीजिए। A4 की साइज का लेकर के उस पे जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिए ये लतीफ लिख दीजिए। लतीफ भाई नाम है इसका। ये एक तो अपने आप को बड़े आतंकवादी समझते हैं भाई कह करके। इनको ये नहीं पता हमारी इंडियन आर्मी है, रो है, और इनको कहाँ कहाँ तक पहुंचा देगी। ये सब लोग का रास्ता देखते हैं, सब लोग इनको हमारी इंडियन आर्मी पहुंचा देती है आरामदारी से। इनको गजवाई हिंद चाहिए, यहाँ पे हो रहा है इनको सब कुछ गजवाई हिंद। जैसे मोहम्मद है, ये पाकिस्तान का नागरिक है रहने वाला, और इन्होंने क्या क्या किया 1993 में। ये 1993 में पहली बार हमारे ये जम्मू कश्मीर में आया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आने के बाद इसने क्या किया, गुलाम में रहने लगा। गुलाम में रह करके वहां पे आतंकवादी गतिविधियां की गई, बम विस्फोट वगैरह किए गए। उसके तहत इसको 1 साल लगा इसको ढूंढने में। तो 1994 में इसको पकड़ा गया। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा। इसको 1994 में इसको पकड़ लिया गया और पकड़ करके इसके कश्मीर की जेल में डाल दिया गया। फिर कश्मीर की जेल से यहाँ से निकाल करके ना 2002 में 2002 में यहाँ से निकाल करके इसको वाराणसी जेल में ले ले जाया गया। वाराणसी वाराणसी जेल में ले जाएगा यहाँ से। और यहाँ से इसको, क्योंकि एक आतंकवादी को आप सोच रहे हो कि इसको 1994 में तो वहां जेल, फिर 8 साल बाद इसको यहाँ जेल में किस लिए लेके गए? एक आतंकवादी को अगर जगह एक ही जेल में रखेंगे तो उसके कनेक्शन बन जाएंगे, और कनेक्शन बन जाएंगे तो उसको भागने की जो उम्मीद होगी या उसके चांस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए अलग अलग स्थान पे उसको रखा जाता है। उसके 2002 के बाद में इसको कहाँ ले जाया गया? 2003 में क्या हुआ इसके साथ? 16 साल की इसको सजा हो गई। किसमें? जो ये के
1993 में इन्होंने आतंकवादी घटना की थी ना, उसके बेस पे। और ये कहाँ पर भी सुनवाई चल रही थी इसके, JNK में, जम्मू कश्मीर की अदालत ने इनको 16 साल की सजा सुना दी गई। उसके बाद इसकी सजा पूरी मनमोहन जी की सरकार थी। मनमोहन जी सरकार ने 2010 में इसको रिहा कर दिया गया। 2010 में किस लिए रिहा किया गया? ताकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकें। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 2000 फिर ये 16 में वापसी करके आया अपने पूरे संगठन के साथ। और हमारे 2 जनवरी 2016 को ये पुलवामा में पठानकोट में इन्होंने क्या किया, निहत्थे जो हमारे भाई सोए हुए थे, निहत्थे थे, उनको गोली चल हो गए वहां पे हमारे जवान। तो इन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में ये है। इसका जो गैंग का नाम था क्या था? जैसे मोहम्मद। जैसे मोहम्मद का ये राइट हैंड था। और इसके जैसे मोहम्मद का जो डायरेक्टर है वो कौन है? मसूद अजहर। मसूद अजहर जो आतंकवादी, जो वर्ल्ड टेररिस्ट डिक्लेयर करने में भारत की बड़ी भूमिका होती है। और उसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा चाइना देश है, हमारा पड़ोसी है, हमारा प्रिय पड़ोसी, वो इसको वीटो करके इसको बचा लेता है। पाकिस्तान की हर तरीके से टेररिस्ट की भी सहायता करता है। वो भूल जाता है कि बीजिंग में उसके साथ क्या हुआ था, तब जब आतंकवादी हमले हुए थे। उस चीज को उसको याद करना चाहिए। अभी भी करंट में आप देख रहे हो, आतंकवादियों ने ही इजराइल में युद्ध की स्थिति बना दी गई है। हजारों इजराइल लोगों की, निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई है, जिससे उनको मान हानि, धन हानि, सभी प्रकार की हानि उनको उठानी पड़ रही है बेचारे को। ये तो हो गई लतीफ की। अच्छा, इससे क्या क्या हमारा देश का बेनिफिट हो सकता है, या हमारे सैनिकों को क्या बेनिफिट हो सकता है? तो इसका क्या होगा इफेक्ट? इफेक्ट क्या होगा इससे, वो हम अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो होगी उपलब्धि है, जिसके ये मरने से उसको किसको खुश होगा? एक तो हमारे रो को होगा, रो के बाद होगा NIA को होगा। ये दो जो संस्था है हमारी, जो विदेशों में बिना आइडेंटिटी के, मतलब कि इनकी आइडेंटिटी कोई भी नहीं जानता, ये कि नकली आइडेंटिटी के साथ अपने विदेशों में जासूसी का काम करते हैं, जिससे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई आमने सामने आकर के देश की सुरक्षा करे, और कोई पीछे भी हैं। जो लाखों भारतीय नागरिक हैं जो देश को पीछे से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें रो और NIA का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है। तो इनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा, हाई हो जाएगा कि चलो एक आतंकवादी हमने मार गिराया। आप मानो या ना मानो, मेरा तो जो ओपिनियन है, या मेरा जो ओपिनियन है, सब पहले कि ये रो का ही काम है, रो या NI का ही है। और सबसे ज्यादा मेरे को लग रहा है NIA है इसमें, इनको NIA का ही हाथ है इस चीज में, क्योंकि हमारी रो और NIA अभी सख्त हो गई चुकी है। आपने देखा होगा कनाडा के जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे, धीरे धीरे उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया हमारी रो और NI के द्वारा। पर हमने अभी डिक्लेयर या हमने एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमने ही इन्होंने किया है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि सरकार काम भी कर रही है और उसको अपने ऊपर या अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए या रेपुटेशन बढ़ाने के लिए उसका नाम नहीं दे पा रही है। उसके बाद ही क्या होगा, हमारे इंडिया देश के जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगी। आतंकवादी डरेंगे, घुसपैठिए डरेंगे, जो हमारे से सीमाओं से होता है। और उसके साथ क्या हो सकता है, जो टेररिज्म की जो अटैक है, वो घटनाएं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि हर आतंकवादी अभी ये डरने लगा कि भाई इनकी जो है NIA वो एक्टिव है। जिससे क्या होगा, हमारे दुश्मन है वो कम हो जाएंगे, और हमारे जान मान की जो भी हानि है, वो लॉस है वो कम हो जाएगा। सिविल नागरिक है जो एक आत्म संतुष्टि के साथ अपने देश में एक खुशी के साथ रहेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हम कर पाएंगे, ताकि आतंकवाद से हट करके हमारा दिमाग कहीं और विकास की तरफ से सोचने लगेगा। विकास की सोच कैसे लगेगा, जैसे भी कोई भी बम धमाका होता है तो उसमें बिल्डिंग का नुकसान होता है। बिल्डिंग किससे? संपत्ति।
बिल्डिंग में सबसे बड़ी संपत्ति लगती है, मजदूरों की आय लगती है, मजदूर की मेहनत लगती है। एक मजदूर को भी नुकसान होता है जब उसके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग को एक आतंकवादी एक बम के द्वारा उसको विस्फोट कर देता है। उसके बाद क्या होगा, हर नागरिक को, भारतीय नागरिक हो या वो सेना में हो या कहीं पर भी हो, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है जी, इससे ये एक न्यूज थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि कर देना चाहिए ऐसे ऐसे कार्य कारनामे, तभी देश की सुरक्षा हो पाएगी और तभी हमारा नाम बन पाएगा, तभी हमसे कोई डरेगा। अगली एक न्यूज आई हुई है, ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के में है। आप पेपर नंबर 2 में के में काम आ जाएगा आपका, और जिसको ऑप्शनल PSIR है उसमें के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। चीनी ऋण के पीछे छिपे एजेंटों को सक्रिय, ये हमारे जयशंकर द्वारा कहा गया है। और ये कहाँ पर कहा गया है, इस ये महत्वपूर्ण है। जयशंकर ने IORA, ये मीटिंग है, IORA है। इसका क्या अर्थ है, इसको मैं आपको, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या है और ये कहाँ क्यों बनाया गया था और कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से हुआ था, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है जी, चलो जानते हैं इसके बारे में। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये है हमारे जो भी समुद्र तट से जो रहते हैं, ये जो हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर के जो तटीय क्षेत्र देश हैं, उन का एक संगठन है ये, जिसमें आपको अपना देश प्रिय भारत लगेगा, श्रीलंका, ओमान, मालदीव, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जो सारे देश हैं आप मैप के द्वारा देख लेना। देख करके अगर पढ़ोगे तो आपको एक माइंड में इमेज बन जाएगी, और एक इमेज आपके माइंड में बनेगी तो वो एक लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी। तो इसके बारे में ये है हमारा क्या है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, ये जो पहले इसको जानते थे इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव के नाम से इसको पहले जाने जाते थे। इसकी जो स्थापना हुई थी, जो नींव रखी हो गई थी, इसकी उत्पत्ति जो बीज हुआ था इसका अंकुर, वो मॉरिशस में मार्च 1995 में हुआ था। और जो फॉर्मली इसको लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था, 6 से 7 मार्च 1997 में हुआ था। और कहाँ से उसे कंक्लूजन बाय मल्टीलेटरल ट्रीटी, मतलब एक होते बायलैटरल, ये क्या होता है, दो देशों के बीच में होते, ए और बी, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश, ये दो देश। बायलैटरल मतलब कई देशों के समूह, ABCDF, ये ऐसे कई देश मिल करके जब संधि करते हैं तो उसको मल्टीलेटरल ट्रीटी कहते हैं, संधि कहते हैं उसको। इसका क्या है, फिर इसको बुलाने लगे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। रीजनल क्षेत्रीय, एक विशेष क्षेत्र में जो अपना साउथ में है, सारे देश अपने जो भी हैं जो हिंद महासागर में, इसको साउथ पोल के देश बोलते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से गया था, ये साउथ अफ्रीका के एक फॉरेन मिनिस्टर थे, पिक बोथा। पिक बोथा जब इंडिया के विदेश यात्रा के दौरान इंडिया में आए हुए थे नवंबर 1993 में, तब इन्होंने सलाह किया था हमारे विदेश मंत्रियों से कि ऐसी कोई एक संस्था होनी चाहिए जो हिंद महासागर में अपना दबदबा बना जाए इसके, और हिंद महासागर में किसी दूसरी भारी शक्ति का आने से रोका जा सके, ताकि वहां पे शांति का माहौल बनाया जा सके। उसके बाद नेल्सन मंडेला जी आए थे 1995 में, जनवरी 1995 में। वहाँ उन्होंने भी इसका ये इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव को एक फॉर्म किया, साउथ अफ्रीका और इंडिया। पहले इसमें दो देश थे, कौन कौन से थे, एक तो अपना साउथ अफ्रीका था और एक इंडिया था। उसके बाद मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, और ये कब आए 1997 में। उसके बाद क्या कितने देश हो गए, 4 देश। अब इसमें आपको क्वेश्चन बन सकता है, जब ये
IOR ए का जब गठन किया गया था तब उसे स्थापना किस में या ओरिजिन किस में कितने देश थे, तो आपको ऑप्शन मिल सकते हैं दो, और वो मिलान चिन्ह में भरने पड़ सकते हैं आपके कौन कौन से, एक तो साउथ अफ्रीका है और एक इंडिया है। और उसके 1997 में दो देश आए थे, मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये IORARC वाज फॉर्मली लॉन्च विद 7 एडिशनल कंट्रीज। उसके बाद इसमें 7 कंट्रियां और मिल गई। कौन कौन सी हैं वो? इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, यमन, तंजानिया, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। ये 7 कंट्री मिलकर के टोटल कितनी हो गई? 4 पहले हो गई थी, 7 और 4 11 कंट्री इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं, और आगे आगे इसमें आप देखोगे कितने हो गए। उसके बाद क्या है, जो इसकी प्रायोरिटी किस एरिया में, मतलब इसको क्यों बनाया गया था, किस एरिया में इसको क्या विशेष के लिए बनाया गया था? टू प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द रीजन एंड द मेंबर स्टेट। जो भी इसके स्टेट हैं, किसके? IORA, ये जो भी मेंबर है, कितने मेंबर हैं अभी आपको मैंने बता दी, 11 मेंबर हैं। 11 मेंबर को एक सस्टेनेबल, एक संतुलित विकास किया जाए, उनकी ग्रोथ हो, बढ़ोतरी हो, जिससे कि सभी देशों का एक समान विकास हो करके दूसरे देश के एक दूसरे से हेल्प करें, कि जिसको अब जैसे हमारा देश तेजस बना रहा है, ब्रह्मोस बना रहा है, ब्राक मिसाइल बना रहे हैं, तो उसको हम इनमें एक समान भागीदारी में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उनको एक सुरक्षा प्रदान करें। इससे क्या होगा कि हिंद महासागर का जो एरिया है वो एक सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित किससे रहेगा? वो चाइना से रहेगा। सबसे मेन दबा आज के एशिया में चाइना का ही है सबसे मेन, जो उसका उसमें रक्षा के हिसाब से लगा लो या उसका फॉरेन रिजर्व के हिसाब से लगा लो, सबसे ज्यादा चाइना, और उसको इसे सुरक्षित करने के लिए ये इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1997 में। ये आपको याद रखना होगा। दूसरा क्या है? टू फोकस ऑन दोज एरियाज ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन विच प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट, शेयर्ड इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट। दूसरा क्या था? वहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा म्यूचुअल कॉर्पोरेट के तहत, जहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे ज्यादा उम्मीद होगी, या जहाँ पर हमें संभावनाएं होंगी क्या कि किस चीज की विकास की, जहाँ पर हम किसी क्षेत्र में, अब मान के चलो, जहाँ पे किस चीज में कर सकते हैं हम? पर्यावरण के मामले में कर सकते हैं। समुद्र की जो पर्यावरण है वहाँ पे पोल्यूटेड होता है, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैसे होता है? ऑयल पोल्यूटेड होता है, लीकेज हो जाता है। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा अभी, जब श्रीलंका के नजदीक ही पेट्रोल इतना ज्यादा वहां पर लीकेज हो चुका था जहाज के द्वारा, वहां पे आग लग गई थी। जो श्रीलंका आग को बुझाने के लिए भी हमारे भारत देश के से सहायता की थी और भारत ने वहां पे आग बुझाई थी। तो ऐसे ये विकास कर सकते हैं, वहां पे सहयोग कर सकते हैं, जो सभी का उसमें भला हो। टू प्रमोट लिबरलाइजेशन, रिमूव impediment and lower barrier toward a freer and enhanced flow of the goods, service, investment and technology within the Indian Ocean Rim। जो 11 कंट्री हैं वो जहाँ तट पे हैं, उनको फ्री में क्या किया? व्यापार किया जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए, ताकि वहाँ एक दूसरे में व्यापार करेंगे तो उनकी जो संपत्ति है वो उन्हीं के पास रहेगी। लोकल मुद्रा का यूज हो जाएगा, जैसे कि भारत का श्रीलंका की मुद्रा में लेन देन हो जाए, भारत का मॉरिशस की मुद्रा में लेन देन हो जाए, भारत का यमन की मुद्रा में लेन देन हो जाए, तो जिस पे क्या होगा? डॉलर की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। इस चीज से ये कहना चाहता है। और एक टेक्नोलॉजी, तकनीकी विकास होगा, एक देश से दूसरे देश में प्रसार के द्वारा। उसके बाद क्या इसमें ये सबसे जो इसके 6 मुख्य इसके एरिया हैं जिसमें ये एक साथ सहयोग करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं इनके, और म्यूचुअल सहयोग करते हैं। नंबर 1 पे है मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब समुद्री सुरक्षा।
समुद्री सुरक्षा। समुद्र में आज इंडियन ओशन में यहाँ से 80% व्यापार के जो जहाज जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। और उससे क्या सुरक्षा मानेंगे, एक तो टेररिस्ट आतंकवाद से, दूसरा जो किसी दूसरे बाहरी क्षेत्र का यहाँ पर पे दबदबा नहीं होगा या उपनिवेश नहीं होगा, तो उस चीज से छुटकारा मिल जाएगा या उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा क्या, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी। आपस में जो 11 देश हैं वो एक दूसरे में सहयोग करेंगे, व्यापार करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, जिससे उन देशों में महंगाई कम होगी, विकास ज्यादा होगा। तीसरा क्या है, फिशरीज मैनेजमेंट। इंडियन ओशियन में क्या है, जो फिश होती है और फिश खाने वाले हमारे देश में, हमारे इसमें सबसे ज्यादा क्या है, श्रीलंका में, मालदीव में, मॉरिशस में, ये यहाँ पे फिश खाने वाले की संख्या ज्यादा है। हमारे इंडिया में साउथ में थोड़ा सा खाते हैं, नॉर्थ में कम है ये खाने की चीजें। उससे फिश के जो बाहर के पास बड़े बड़े शिप होते हैं जो फिश को पकड़ने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी मेडिसिन उपलब्ध किया जा सके, उनके एनवायरमेंट को अच्छा किया जा सके। आपको भी पता है कि अभी ग्लोबल वार्मिंग चली हुई है, जो अभी ग्लासगो का समिट हुआ था 2016 में, उसमें भी शपथ लिया गया था कि हमारा 2070 तक जीरो एमिशन करेंगे इंडिया। तो उसे समुद्री लेवल का जो बना हुआ है 2% से ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा। उसको अगर समुद्र लेवल बढ़ गया तो उसमें क्या होगा, जो फिश है वो उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनकी डेथ होनी चालू हो जाएगी, जिससे भूखमरी आ जाएगी। फिर क्या है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अभी मैंने आपको बताया था एक डिजास्टर आया था अभी, कहाँ पे, श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या हुआ था, वहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही थी, महंगा उनका फॉरेन रिजर्व कम होता जा रहा था, जिससे भारत ने वहाँ पे 3 बिलियन डॉलर का कर दिया था। 1 बिलियन का क्रेडिट है, $1 बिलियन का वहाँ पे क्रेडिट लाइन दी गई थी। उसके उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ पे जो उनके ऑयल के जो कुएं थे, ऑयल रिजर्व थे, वो हमारे अडानी साहब ने वहाँ पे परचेज किए थे, उनको रिकवरी किया करने के लिए। तो ऐसे जो भी डिजास्टर आता है, ऐसी सिचुएशन में हम एक दूसरे का सहयोग करें। एकेडमिक एंड साइंटिफिक कॉरपोरेशन, जैसे इसरो के द्वारा और डीआरडीओ के द्वारा इनको सहयोग किया जाए अंतरिक्ष में, जिससे उनके विकास हो सके, जान सके। क्योंकि इंडियन ओशियन में सिर्फ इंडिया ही है जो वो मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। उसके बाद टूरिज्म प्रमोट एंड कल्चरल एक्सचेंज, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाना और सांस्कृतिक क्षेत्र में वो शेयर करना। जैसे इंडिया के पास डाइवर्सिटी बहुत है कल्चर में, तो जिससे उनको एक दूसरे देश में जाएगी तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी, एक दूसरे के बाद देश में जाने पड़ेंगे। मालदीव है, मॉरिशस है, ये जो पूरे पूरे देश जो है पर्यटन के ऊपर निर्भर है, क्योंकि ये द्वीपों का देश है, छोटे छोटे द्वीप है वहाँ पे देश है, और इनका अगर एक साथ सहयोग नहीं किया जाएगा, ये बताया जा रहा है कि 2030 तक जो मालदीव है वो पानी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि मालदीव के 30% जो द्वीप है वो पानी के नीचे चले जाएंगे, जिससे उनका जीवन है, कल्चर है, वो खराब हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। तो जो देश हैं हमारे यहाँ, केन्या, तंजानिया, ओमान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, ये देश है हमारे, बांग्लादेश, ये इस देश में, इसमें हम सहयोग कर सकते हैं। ये पवन बिजली बना सकते हैं, समुद्र के सहारे मैरीटाइम की सुरक्षा कर सकते हैं, सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक है हम उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, जो लॉजिस्टिक होता है उसके फ्री ट्रेड कर सकते हैं, फिशरीज को हम उसके सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, समुद्री सुरक्षा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर के 11 देश मिलेंगे तो बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा कर पाएंगे उसमें। अब इसमें चाइना की जो लैंड पॉलिसी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चाइना की जो ऋण पद्धति है, डेप्थ है पॉलिसी है, वो क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। चाइना ने
$900 बिलियन दे रखे हैं 151 लोअर इनकम कंट्रीज में। आप इसको सोच रहे हो कि $900 बिलियन, कई देशों की तो इतनी जीडीपी भी नहीं होती। अगर 20 देशों की भी मान के चलोगे तो उतनी है जीडीपी नहीं होती है, छोटे छोटे जो विकासशील देश की। उसमें किस लिए दिए गए हैं? हाईवे, ब्रिज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और इतने भारी मात्रा में लोन दे देता है कि उसकी जो जीडीपी होती है उससे 4 गुना उसके लोन देना पड़ जाता है। और ले तो लेते हैं क्योंकि लोन एक अच्छा पैसा मिलता है तो अच्छा लगता है, पर जब लोन लेने के बाद उसको चुकाने की बारी आती है इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो ये चाइना का जो इंटरेस्ट है ना, वो बहुत हाई होता है, आईएमएफ से भी हाई होता है। और आईएमएफ का अदर बैंकों से बहुत ही रेट है ना, वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप $900 बिलियन 151 कंट्रियों में उधार दे रखा है। अब वो कंट्री कौन कौन सी हैं, अभी आप इनको देख लो मैप के दौर में। सबसे ज़्यादा है डिजिबूती 42%, अंगोला 35%, लाओस 30%, मालदीव ने 29%, मंगोलिया ने 24%। इसके साथ ये मंगोलिया हो गया हमारा। उसके बाद क्या है? मालदीव, ये हमारा मालदीव हो गया। उसके बाद क्या है? डिजिबूती, ये अफ्रीकी देश है हमारे, इधर है ये अफ्रीकी देश डिजिबूती हो गई, ये हमारे देश है। 151 कंट्रियों में $900 बिलियन का जो उन्होंने कर्ज दे रखा है। सबसे ज्यादा ये देखो हमारे पड़ोस में, बताते हैं हम आपको, पाकिस्तान में दे रखा है जो सी पैक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उस पर इतना ज़्यादा खर्च कर रखा है कि जितनी तो पाकिस्तान की जीडीपी भी नहीं है। जो अरबी कार्य पूर्ण हुआ भी नहीं है, जिससे कि वहाँ पे उन्होंने सड़कें बेचनी स्टार्ट कर दी गई है, सड़कें तक। दूसरा हमारा हम्बनटोटा बंदरगाह तो आप जानते होंगे, जो श्रीलंका में 99 ईयर के लिए लीज पे दे दिया गया है चाइना को, कर्जा चुका नहीं पा रहा, इसलिए। ऐसे काफी देश हैं जो कर्ज चुका नहीं पा रहे और उसके जो ब्रिज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको लीज पे ले लेता है। कैसा लगा दोस्त आपको मेरा ये एनालाइज? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर दिए, लाइक किए और शेयर करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।